चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन 1, टैक्सेशन 1 नाम में ही लिखा हुआ है 1, इसका मतलब पहली बार आप टैक्स पढ़ने वाले हो, है ना। इसके बाद भी टैक्सेशन 2 मिलेगा जो 5th सेमेस्टर में मिलेगा, सेमेस्टर 5 में मिलेगा, जस्ट इस सेमेस्टर के बाद। ज्यादा आपका पुराना नहीं हो जाएगा कि हाँ पिछला वाला सब भूल गए, कब पढ़े थे टैक्सेशन 1 अब पढ़ रहे टैक्सेशन 2, इतना दिन में तो सब माइंड से निकल गया। ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे ही 4th सेमेस्टर कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में आओगे, फिर से आपको टैक्सेशन 2 मिल जाएगा। क्लियर चीज। तो ये सब चीज पुराना नहीं होगा, ताजा ताजा रहेगा। उस टाइम पे एग्जाम दे के तुरंत पढ़ना पड़ेगा फिर से टैक्सेशन 2। क्लियर चीज। तो सुनना, टैक्सेशन 1 हम लोग का बहुत ही लेंदी है, बहुत ही एडवांस लेवल में है, बहुत सारा चीज पढ़ना है हम लोग को एक एक करके। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि टैक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन अबाउट टैक्स, टैक्स होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स के बारे में। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, टैक्स होता क्या है क्या नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात बताओ, हम लोगों को कभी कभी लगता है कि इनकम कमाते हैं हम तो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को क्यों पेमेंट करते हैं? बोलो हाँ या ना। सबसे बड़ा यही हम लोग का मन में चलने लगता है। हम लोग कोई भी बात करते टैक्स पेमेंट करते गवर्नमेंट को, टैक्स पेमेंट करते गवर्नमेंट को। अरे फालतू में क्यों गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेंगे? हम पैसा कमा रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, महीना भर खट रहे हैं, तब जाके हमको इनकम हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, और उसमें से हम कुछ पैसा काट के दे देंगे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। ऐसा क्यों करेंगे? तो करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप अगर इनकम कमाते हो, वो इनकम का सोर्स, वो इनकम का जरिया आपको कौन दिया है? गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। समझ में आया? अगर आप मान लेते कहीं पे काम कर रहे हो, आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलता है, बताओ हॉस्पिटल बनाया कौन है? गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। हॉस्पिटल बनाने का वहां पे उसका परमिशन कौन दिया है? गवर्नमेंट परमिशन दिया है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसको परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन कौन देता है? उसको गवर्नमेंट देता है। तो गवर्नमेंट तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बना दे रहा है, तुम्हारे लिए रोड बना दे रहा है। बोलो ना, हाईवे रोड तुम्हारे लिए बगल में बना दिया है कि आराम से बाइक से निकलो 140 का स्पीड में, है ना, इस तरह का। तो इसका मतलब क्या? तुम्हारे पास सब चीज का सुविधा तुम्हारे पास गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सारा प्रोवाइड करने के लिए उसके पास पैसा कहां से आएगा? बोलो। तुम्हारे पास अगर बोलेंगे कि तुमको इतना सारा काम करना है, तो वो काम करने के लिए खर्चा होगा कि नहीं खर्चा होगा? तुम्हारे पास पैसा रहेगा तभी ना तुम काम कर पाओगे। तो उसी तरह से गवर्नमेंट को अगर हमारे लिए, पब्लिक के लिए अगर कुछ काम करना है, तो पब्लिक के लिए कुछ काम करना है तो पैसा तो चाहिए। तो अगर तुम्हारे लिए काम करना है हमको, तो पैसा क्या अपना पॉकेट से लगाएंगे? ना, वो भी तुम्हारे पॉकेट से लेंगे, इनडायरेक्ट वे में। आया समझ में? मतलब हम काम करेंगे, नाम होगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए किया है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम ही किए हैं। हमारा ही पैसा गवर्नमेंट लिया है, हमसे चूस के ले लिया है और फिर हमारे लिए वो काम कर दिया है। हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल दिया या प्राइवेट हॉस्पिटल का खुलवा दिया। बोलो। हमारे लिए वो स्कूल कॉलेज बगल बगल में खुलवा दिया है, वहां पे हम लोग जाके पढ़ाई करते हैं, बच्चों लोग को पढ़ाते हैं वहां पे जाके, हाँ या ना। हमारे लिए रोड बना दिया है अच्छा खासा, हाईवे, नेशनल हाईवे बना दिया है, जहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग को कहीं जाना होता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारे लिए इतना बस का सुविधा दे दिया है, ट्रेन का सुविधा दे दिया है, नया नया ट्रेन, वंदे भारत, इतना नया नया ट्रेन हमारे लिए निकाल देता है। अब तुम बोलोगे सर वंदे भारत का बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा भाड़ा है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भाड़ा, जो पर्सन रिच आदमी है जो लोग, उन लोग के लिए तो अच्छा है, उन लोग तो उससे सफर करेगा, तभी ना गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा। बोलो हाँ या ना। तो सीधा बोलने का मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए। तो वो सारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन लोग को पैसा का जरूरत पड़ता है, और वो पैसा कहां से कलेक्ट करे? तो वो हम लोग पर्सन से ही, पब्लिक से ही कलेक्ट करता है, और पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट करता है उसी को टैक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? टैक्स। आया समझ में? क्लियर है बात? तो आइए हम लोग इसके बारे में देखो, यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इन अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट टेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। सिटीजन के लिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एज इन मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर। बताओ, हेल्थ केयर के लिए आपका हॉस्पिटल ये सब बना के रखता है, एडुकेशन के लिए वो कॉलेज बना के रखता है, स्कूल्स बना के रखता है। बोलो है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए वो खोज खबर रखता है, तुमको कहीं पे नौकरी मिल सके उसके लिए उसका कंपनी बना के रखा है बहुत सारा। अरे बोलो ना।
कंपनी में जाते हो, तुम काम मांगते हो, वहां पे काम मिलता है, तुमको सैलरी मिलता है, ये सब मिलता है कि नहीं? तो ये सारा के लिए एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स, जितना भी जरूरत का चीज होता है वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करके देता है कौन? गवर्नमेंट, सरकार। बोलो हाँ या ना? तो टू फैसिलिटेट दीज गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू। बताओ ये सारा फैसिलिटी आपको देने के लिए गवर्नमेंट को क्या चीज का जरूरत है? रेवेन्यू का जरूरत है, पैसे का जरूरत है। उसके पास पैसा कहां से आएगा? तो द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। ये सारा चीजों पे खर्चा करने के लिए उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो वही टैक्सेशन होता है, वही टैक्स होता है। कि पैसा कहां से जुगाड़ किया जा सके, तो पैसा जुगाड़ करने के लिए पब्लिक से हम लोग जुगाड़ करेंगे, और वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है जो पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है, वो भी टैक्स के रूप में। आई बात समझ में? हाँ या ना? और इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से टैक्स लेता है, थ्रू इट्स वन हैंड, एक हाथ से लेता है, एंड थ्रू अनदर हैंड इट इनकर्स वेलफेयर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एट लार्ज, और उसके बदले में वो उसके लिए बहुत सारा काम करके दे देता है। बोलो है ना? एक हाथ से तुम हमको पैसा दो, हम तुम्हारे लिए ये काम करके देंगे, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बना देंगे, तुम्हारे लिए कॉलेज बना देंगे, तुम्हारे लिए स्कूल बना देंगे, तुम्हारे लिए रोड बना देंगे। बोलो हाँ या ना? तो जो जो चीज चाहिए तुमको, हर चीज का सुविधा तुमको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा रहेगा तब तो काम करेंगे तुम्हारे लिए। बोलो हाँ या ना? तो एक हाथ से तुम हमको पैसा दो, तो पैसा मतलब टैक्स दो, दूसरा हाथ से तुम्हारे लिए हम ये सारा काम करवा देंगे। बोलो बात समझ में आया? तो ये सारा काम कौन करके देती है? गवर्नमेंट करके देती है हमारे लिए। क्लियर है बात? बोला 10 टैक्सेस आर कंपलसरी, कंपलसरी होता है टैक्सेस, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सर हर लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, हर इंसान को टैक्स देना पड़ेगा? तो यहां पे सवाल उठता है, टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे चार्ज होता है, इसलिए उसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कुछ कुछ टैक्स ऐसा होता है जो आप इनकम कमाओ या ना कमाओ आपको देना पड़ेगा, और कुछ कुछ टैक्स ऐसा होता है कि आप इनकम कमाओगे तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे बताओ हम कहीं पे सैलरी, तुम अगर कहीं पे, तुम अभी तो जॉब नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो क्या तुम्हारे पास पैसा अर्निंग हो रहा है कहीं से? नहीं, तो तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो। लेकिन कौन सा टैक्स नहीं दे रहे हो? इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स तो तुम अभी भी प्रोवाइड करते हो, पेमेंट करते हो। अब बोलेंगे सर इनकम टैक्स हम कैसे पेड करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे पेड करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विस जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं, वो सब आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। बताओ तुम बिस्किट खाते हो कि नहीं खाते हो? चॉकलेट खाते हो कि नहीं खाते हो? दुकान जाते होगे, बिस्किट खरीदते होगे, वहां पे लिखा रहता है एमआरपी 10 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है कि नहीं एमआरपी में? यानी सारा टैक्स उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बताओ अगर सारा टैक्स उसमें इंक्लूड किया हुआ है तो हम लोग टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? अगर 10 रुपया का बिस्किट खरीदते हैं तो उसमें हमारा टैक्स लगा हुआ है, तो क्या हम लोग वो टैक्स को काट के देते हैं कि ना हम तो कमाते धमाते नहीं है, हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम तुमको 9.5 रुपया देंगे? क्या ऐसा काम करते हैं? नहीं, हम 10 रुपया पूरा पेमेंट करते हैं, मतलब हम लोग टैक्स भी पेमेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस यहां पे बताया जा रहा है कि टैक्स आपका कंपलसरी होता है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई अगर काम कर रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। बोलो हाँ या ना? और इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन, इन्फोर्स मतलब क्या? आपको इन्फोर्स, आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको देना पड़ेगा। आप अगर इनकम कमा रहे हो, आपका अगर हक है देने का, आपका अगर लायबिलिटी है देने का टैक्स, तो आपको देना पड़ेगा हर हालत में। आया समझ में? टू द गवर्नमेंट बाय पब्लिक, पब्लिक द्वारा दिया जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में लिवाइड टैक्सेस ऑन इनकम, ये इनकम पे चार्ज कर सकता है, बिजनेस प्रॉफिट पे चार्ज कर सकता है या वेल्थ पे चार्ज कर सकता है, और एड इट टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, और एड इट टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस, या तो इसको ऐड कर सकता है कोई गुड्स पे या सर्विसेज पे। बताओ उस पे ऐड करके तुम कभी जाओ, अगर तुम खरीदते हो, मान लेते हैं कि लैपटॉप खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, ऐड होता है CGST SGST होता है, जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है तुमको। तो वो तुमको ऐसे मांगेगा कि तुम हमको टैक्स दो, तो तुम नहीं दोगे। अरे बोलो ना, अगर तुमसे कोई, अगर गवर्नमेंट आएगा तुम्हारे पास बोलेगा हमको टैक्स दो ना 5 रुपया, तुम दोगे 5 रुपया? नहीं दोगे। तुमसे कोई भिखारी मांगता है तो तुम नहीं देते, बोलता आगे बढ़ो। बोलो हाँ,
तो तुमसे अगर कोई भिखारी पैसा मांगता है तो तुम नहीं देते हो, तो गवर्नमेंट को तुम 5 रुपया 10 रुपया कैसे दोगे? तो तुम उस तरह से नहीं दोगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे तुमसे अपनाता है, इनडायरेक्ट वे में तुमसे लेता है। क्या करता है पता है? तुम जो सामान खरीद रहे हो ना, उस सामान का दाम ही बढ़ा देता है, वो टैक्स उसमें जोड़ देता है और तुमको बोलता है इतना रुपया में इसको लेना पड़ेगा तुमको। बोलो हाँ, रेस्टोरेंट जैसा करता है हम लोग का। रेस्टोरेंट में खाने चले गए हम, वहां पे बिल मेरा जो खाना पीना खाए हैं वो मान लेते हैं कि खाए 500 रुपये का, समझ में आया? तो 500 रुपया हम लोग को लग रहा है 500 रुपया, लेकिन वहां पे जीएसटी ये सब ऐड करके मान लेते कि इसका 600 रुपया का बिल बन गया। कितना का बन गया? 600। तो क्या तुम बोलोगे ना ना हम तो टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो 500 रुपया ही पेमेंट करेंगे? क्या कर सकते हो? नहीं, कंपलसरी आपको 600 रुपया वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी टैक्स आपको हर हालत में पेड करना पड़ेगा। आया समझ में? तो वही बात है यहाँ पे कि टैक्स जो होता है वो कंपलसरी और इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पब्लिक से वो लोग कलेक्ट करता है। आई बात समझ में? और ये सब हमारा इनकम पे लगता है, बिजनेस का प्रॉफिट पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, या नहीं तो इनडायरेक्ट वे में अगर वसूलना होता है तो कोई गुड्स या सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसमें ऐड कर देता है। अब तो आपको देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगर तुम मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर, बोलो, तो अगर तुम वहां पे मूवी देखते हो तो मूवी देखने में भी आपका टैक्स लगता है। पहले टैक्स जो होता था ना इनडायरेक्ट, वो बहुत तरह का होता था। एंटरटेनमेंट करवा रहा है तुमसे वो, तो एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, समझ में आया? अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस टैक्स होता था, समझ में आया? अगर तुम सेल्स कर रहे हो तो सेल्स टैक्स होता था, अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज टैक्स होता था। सारा टैक्स को सम अप करके मिला के एक जीएसटी बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आया समझ में? हाँ, जो पहले वैट होता था, यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स होता था, यानी अगर हम लोग परचेज करते थे, सेल करते थे तो वैट पेमेंट करना होता था, वैट कलेक्ट करना होता था, समझ में आया? अब हम लोग का जीएसटी हो चुका है, वो वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, एक राष्ट्र है हमारा, उसी में एक टैक्स पेमेंट करेंगे। यहां तक समझ में आया? सारा स्केलिंग हो जाता है, उसका एक रेट वो बना के रखा, रूल्स बना के दे दिया हुआ है कि जिसका इतना इनकम होगा उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जिसका इतना से इतना स्लैब रेट बनाया गया, वो सब 5th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, लिमिट के हिसाब से दिया हुआ है। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख तक है, जो कि पहले 5 लाख तो था, जो पहले 5 तक था, अब 7 लाख कर दिया गया उसको। ठीक है, कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया तक है तो आपको कुछ भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 7 लाख के ऊपर अगर आपका होता है तो परसेंटेज वाइज आपका वहां पे चेंज होता रहता है टैक्स का। तो जो इनकम, जो पर्सन जितना इनकम कमाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कम इनकम कमाओगे तो कम टैक्स, ज्यादा इनकम कमाओगे तो ज्यादा टैक्स। समझ में आया? ये होता है डायरेक्ट वाले में। किसमें होता है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले में ऐसा नहीं होता है, आप कम कमाओ या ज्यादा कमाओ आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा, सेम टैक्स देना पड़ेगा। बताओ, अगर अंबानी खरीदने आएगा वो 5 रुपया का बिस्किट, तो उसको भी वो टैक्स देना पड़ेगा। 50 पैसा ही टैक्स अगर लगेगा तो 50 पैसा देना पड़ेगा। वो बोलेगा ना ना हम तो अंबानी हैं, हम 50 पैसा टैक्स नहीं देंगे, हम 50,000 रुपया टैक्स देंगे। क्या ऐसा कर सकता है? नहीं। वो बिस्किट का दाम 5 रुपया है तो 5 रुपये ही पेमेंट करेगा। अगर हम भी जाएंगे खरीदने के लिए तो हम भी 5 रुपये ही पेमेंट करेंगे। मतलब जितना टैक्स पेमेंट कर रहा है अंबानी, उतना ही टैक्स हम भी पेमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो वो होता है क्या, जो आपका इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा, सबके लिए वो एक बराबर है। लेकिन अगर हम इनकम कमाएंगे 10 लाख रुपया तो 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम इनकम कमाएंगे 5 लाख रुपया तो 5 लाख पे टैक्स लगेगा। अगर हम कमाएंगे 2 करोड़ रुपया तो 2 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आपका अगर इनकम ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम होगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में? ये सब इनकम टैक्स पे होता है, डायरेक्ट टैक्स पे होता है। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है बात? यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा टैक्स जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या क्या आता है सर? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इनकम टैक्स यानी अगर हम इनकम कमाएंगे उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत तरह का होता है, जैसे जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट होता है। आया समझ में? इसमें आता है, इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका आता है इनकम टैक्स और यहाँ पे आपका आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी भी आता है, बहुत सारा चीज होता है इनडायरेक्ट में, वो चीज बाद में देखेंगे हम लोग। क्लियर चीज? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलना चाहेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है वो क्या है? इनकम टैक्स। यानी हम इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है सबको? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है।
हम लोग आज बेसिक पढ़ने वाले हैं, टैक्स के बारे में जानने वाले हैं, टैक्स होता क्या है, क्योंकि हम लोग पहली बार टैक्स के बारे में जानते हैं। आज तक हमारे मन में बस ये सब चलता आ रहा था कि पैसा, अब कभी कभी पापा से सुनते थे, कभी कभी मम्मी से सुनते थे कि इतना का टैक्स काट लिया गवर्नमेंट, इतना का गवर्नमेंट टैक्स काट लिया। हम लोग ये हमेशा सोचते थे कि पापा इनकम कमा रहे हैं, मम्मी इनकम कमा रही है, तो गवर्नमेंट क्यों टैक्स काट रहा है। तो वो सब चीज क्यों होता है, वो चीज आज हम लोग सीख रहे हैं कि हाँ टैक्स होता क्यों, टैक्स क्यों गवर्नमेंट को हम लोग को पेमेंट करना होता है। आई बात समझ में, क्लियर है चीज। तो क्यों गवर्नमेंट को देना पड़ता है, बात समझ में आ गया। क्योंकि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा फैसिलिटीज हमारे पास प्रोवाइड करता है, और वो सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उसको पैसे का जरूरत पड़ता है, और वो सारा पैसा कहां से कलेक्ट करेगा, हम सारे पब्लिक लोगों से ही कलेक्ट करेगा, और हम सारे पब्लिक लोगों से पैसा कलेक्ट करके और हमारे लिए वो काम करके देता है। बोलो आया समझ में। आइए बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में बोलता है कि इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। जो पर्सन इनकम कमाएगा टैक्स उसी पर्सन को देना पड़ेगा, जो पर्सन इनकम कमाएगा टैक्स उसी पर्सन को देना पड़ेगा। ये होता है इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट सेम पर्सन पे फॉल करेगा। अगर हम इनकम कमा रहे हैं, हम कहीं से सैलरी हमको मिला है, तो हम ही को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी इनकम कोई और कमा रहा है लेकिन टैक्स कोई और भर रहा है। बताओ, अगर हम बिस्किट खरीदने जाते हैं दुकानदार से, तो फायदा किसका हुआ है, दुकानदार का। इनकम किसका हुआ है, दुकानदार का। लेकिन टैक्स कौन भर रहा है, हम लोग, कस्टमर लोग भर रहा है टैक्स। क्या दुकानदार उसका टैक्स भर रहा है ना, दुकानदार जो टैक्स भरेगा वो इनकम पे टैक्स भरेगा। समझ में आया। लेकिन जो गुड्स पे जो टैक्स भर रहा है, वो गुड्स का जो पैसा वो पे भरेगा, वो गुड्स का पैसा कौन भर रहा है, कंज्यूमर से ले रहा है। वो जो कंज्यूम कर रहा है उसको, उससे वो कलेक्ट कर रहा है। आया समझ में। इसीलिए वो इंपैक्ट जो होता है वो दूसरे पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है उसका इंपैक्ट। बोलो बात समझ में आया। इनकम टैक्स पे सेम पर्सन पे इंपैक्ट पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे पर्सन पे इंपैक्ट पड़ता है, यानी कंज्यूमर बोल सकते हैं कि कंज्यूमर पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। कोई दिक्कत। दूसरा, एसएससी, नया वर्ड आपको लगेगा यहाँ पे, कुछ कुछ बहुत सारा ऐसा वर्ड मिलेगा जो नया नया आपको लगेगा, क्योंकि टैक्स में वर्ड ऐसा ऐसा होता है जो टैक्स का ही वर्ड होता है। समझ में आया। जैसे एसएससी, एसएससी किसको बोलते हैं, तो एसएससी वो होता है जो अपना टैक्स कैलकुलेट करता है, जो इनकम कमाता है, जो अपना टैक्स का कैलकुलेशन करता है, उसको बोलते हैं एसएससी। वो पर्सन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्सन। अगर हम बोलेंगे, अगर हम पर्सन है, अरे हम पर्सन है ना, तुम भी पर्सन हो, हम भी पर्सन है, सब लोग पर्सन है हम लोग, है ना। लेकिन अगर हम इनकम कमाते हैं तो हम एसएससी भी कहलाएंगे अपने आप को। हम अपने आप को एसएससी भी बोलेंगे कि हम इनकम कमाते हैं और हम इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। आया समझ में। तो हम अपने आप को एसएससी भी बोलेंगे। कभी कभी भी जब भी हम तुमको लिखने बोलेंगे, लिखो एसएससी, तो ये वाला एसएससी मत लिख देना। समझ में आया। एसएससी, टैक्स में एसएससी लिखने का मतलब ये SESSEE, ये इसका स्पेलिंग है। आया समझ में। तो एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस। बताओ, एसएससी यानी जो टैक्स पेयर होता है वही वहां पे टैक्स पे करता है। दस इट पिंचेस द टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर को ही पिंच करता है, मतलब उसी को बोलता है कि आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स में आप इनकम कमाए हो तो आप ही को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बोलता है टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी। रिकवर किससे किया जाता है, एसएससी से। दुकानदार से वो टैक्स रिकवर करेगा। अरे बोलो ना, किससे करेगा, दुकानदार से गवर्नमेंट टैक्स रिकवर करेगा। लेकिन दुकानदार अपना पॉकेट से पैसा देगा कि किसी और के पॉकेट से देगा, किसी और के पॉकेट से। हमसे वो लेगा पैसा, बिस्किट से पैसा लेगा वो, और पैसा फिर वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो वो पेमेंट तो करेगा वो दुकानदार, लेकिन पेमेंट अपना पॉकेट से करेगा कि दूसरा का पॉकेट से, कस्टमर, कंज्यूमर का पॉकेट से वो पैसा लेगा और जाके टैक्स पेयर को, मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। आई बात समझ में। तो बोला हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन, दस इट डज नॉट पिंच द टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर को पिंच नहीं करता है, उसका बर्डन दूसरे पर्सन को दे देता है। यानी इसका टैक्स हम नहीं पेमेंट करेंगे, इसका टैक्स कंज्यूमर पेमेंट करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लिवाइड ऑन इनकम, इनकम पे लिवाई करता है, यानी इनकम पे टैक्स लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर हम सामान खरीद बिक्री करते हैं तो उस पे टैक्स, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम तुमको क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं क्या,
हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे बोलो ना, हम अपना नॉलेज तुम्हारे साथ बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर सर्विस प्रोवाइड करते वक्त अगर हम तुमसे कुछ लेते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आया समझ में? जैसे अगर बोलेंगे कि तुम्हारा कोर्स का फीस, एग्जांपल ले लेते हैं, कोर्स का फीस तुम्हारा 4000 रुपया है, लेकिन तुमको 4050 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपये का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पेमेंट अगर तुमसे ले रहे हैं तो वो कौन सा ले रहे हैं? इनडायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? बस उसी तरह का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इसका एग्जांपल दिया हुआ डायरेक्ट टैक्स का, और यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी, ईटीसी। समझ में आया? सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, सारा चीज मिलके हमारा यहाँ पे बन चुका है जीएसटी। क्लियर चीज? वो सब अलग अब नहीं रहा, सबको मिला के यहाँ पे क्या कर दिया गया है? जीएसटी बना दिया गया है। आया समझ में? और कस्टम ड्यूटी क्या होता है, बात बता देते हैं। कस्टम ड्यूटी का मतलब, कस्टम मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब चीज होता है ना, जब अपना देश में, हम क्या बताए, वन नेशन वन टैक्स। अपना देश में तुम कहीं पे भी खरीद बिक्री करो, तुमको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीएसटी। लेकिन अगर तुम दूसरा देश से खरीद बिक्री करोगे तो वहां पे, यहाँ पे क्या होता है? कस्टम ड्यूटी आपका लगने लगता है। क्या लगने लगता है? कस्टम ड्यूटी। अगर आप दूसरे देश से आप अगर एक्सपोर्ट करवाते हो, इंपोर्ट करवाते हो सामान, तो वहां पे कस्टम ड्यूटी आपका लगने लगेगा, कस्टम एक्ट के। उसके लिए ये होता है, जीएसटी एक्ट में होता है, वो कस्टम एक्ट में होता है। उसके लिए कस्टम एक अलग एक्ट बनाया गया है, इसका जीएसटी का एक्ट बनाया गया है। वो अपना कंट्री का बात हम लोग को नहीं पता। अगर हम किसी, अगर मान लेते हैं चाइना से अगर इंपोर्ट करवाने, तो चाइना का क्या टैक्स का रूल है वो अपना जाने, वहां पे भी टैक्स उसका लगेगा, यहां पे भी टैक्स लगेगा। समझ में आया? हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में किस हिसाब से उसका टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में? हम लोग जो यहाँ पे फॉलो करते हैं वो इंडियन टैक्स के हिसाब से काम करते हैं। क्लियर चीज? तो सबका अलग अलग रूल्स है। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स का अलग एक्ट बनाया गया है, जीएसटी के लिए जीएसटी का अलग एक्ट बनाया गया है, कस्टम ड्यूटी के लिए कस्टम का अलग एक्ट बनाया गया है। सबका अलग अलग लॉ बनाया गया, अलग अलग एक्ट बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? सबसे लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, मतलब बढ़ना घटना। जिस तरह से आपका इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा टैक्स भी घटेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। तो बोला हायर टैक्स आर लिवाइड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपका हायर इनकम होगा तो टैक्स भी क्या होगा? हायर होगा, ज्यादा होगा। और वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, अगर लोअर इनकम रहेगा तो आपका टैक्स भी क्या रहेगा? लोअर रहेगा। कोई तकलीफ? लेकिन यहां पे बोलता है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब आपका इनकम चाहे करोड़ों में हो, चाहे आप भिखारी हो, कोई मतलब नहीं है। आपको टैक्स जितना देना पड़ेगा, हर आदमी को उतना ही देना पड़ेगा। जैसे बोला ऑल पर्सन्स विल बियर इक्वल वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। वो एबिलिटी वहां पे नहीं देखता है, एबिलिटी उसका कितना भी है। अगर उसका एबिलिटी है कि वो 10 लाख रुपया पेमेंट कर सकता है उस गुड्स के लिए, तो वहां पे 10 लाख रुपया पेमेंट करेगा क्या? एक बिस्किट 5 रुपया का आता है तो 5 ही रुपया ना पेमेंट करेगा, चाहे वो अंबानी खरीदने जाए चाहे हम खरीदने जाए। बोलो समझ में आया? चाहे कोई भिखारी अगर खरीदने जाएगा तो उसको भी 5 रुपया ही देना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? इसका मतलब ये कि वो पर्सन का एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपका इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप इनकम 10 लाख रुपया कमा रहे हो कि 1 लाख रुपया कमा रहे हो कि 10 रुपया कमा रहे हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर और इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपका इनकम अगर ज्यादा होगा तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम अगर कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो बस इतना ध्यान रखना, टैक्स आपका इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। यहां पे खाली हम लोगों को इनकम पढ़ना है, कितना इनकम आप कमाते हो, आप कहां से इनकम कमाते हो कोई मतलब नहीं है। सबका अपना अपना घर बनाया गया, अपना अपना हेड बनाया गया, आगे चल के पढ़ेंगे उसको। आप अगर जूता चप्पल का बिजनेस करके वहां से इनकम कमाते हो, आप अगर कपड़ा का बिजनेस करके वहां से इनकम कमाते हो, आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हो गया अगर बिजनेस सैलरी अगर कमाते हो, आप वहां से इनकम कमा रहे हो। आपका एक घर है, घर को आप रेंट पे लगा दिए हो, वो रेंट से आप अगर इनकम कमाते हो, होता है ना, मेरा घर है, घर को हम भाड़े पे दे दिए, वहां से मेरा बहुत सारा इनकम हो रहा है, आप वहां से इनकम कमा रहे हो। आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ था, आप उस एसेट को बेच दिए, वहां से इनकम हो गया। अरे बोलो ना, आपके पास सोना चांदी पड़ा हुआ था, आप वो सोना चांदी खरीदे थे मान लेते 50,000 रुपया में, आज के रेट में वो 50,000 का दाम 5 लाख रुपया हो गया है, आप उसको बेच दिए 5 लाख में, तो बताओ 4.5 लाख रुपये का इनकम हो गया कि नहीं हो गया? 50,000 में खरीदे थे, 5 लाख में बेच रहे हो, 4.5 लाख का इनकम हो गया। वो 4.5 लाख पे इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे टैक्स के बारे में नहीं पढ़ना है अभी,
कि कितना का टैक्स होगा, कितना रुपया का टैक्स भरेंगे, कितना रुपया का छूट मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले हैं इनकम। इनकम कमाना आपको सीखना है खाली। यहाँ पे बोलो बात समझ में आ रहा है? कितना का इनकम आप कमा रहे हो, बस यही सब चीज आपको सीखना है। फोर्थ सेमेस्टर में खाली इनकम कमाना सीखना है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इनकम जो कमाए हो वो सबका टैक्स आपको भरने सीखना है। आया समझ में? क्लियर है चीज? चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह का हम लोग का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब एक एक करके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आना शुरू हो जाएगा हमारा। प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है तो तुम बोलोगे पिछला साल प्रीवियस ईयर होता है। यहां पे प्रीवियस ईयर 3 नाम से जाना जाता है। प्रीवियस ईयर को करंट ईयर भी बोला जाता है और फिनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, ये तीनों नाम एक ही होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं बोल सकते, और पिछला साल और प्रीवियस का मतलब सीधा बात पिछला साल ही होता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या प्रीवियस ईयर रहेगा वो चीज देखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर के बाद हमारा असेसमेंट ईयर एक होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबको मिला है ना, सबको लिखा हुआ है, बस आप यहां से देखते चलो। सबके पास शीट दिया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहां से खाली समझते जाओ। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का वो पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब समझ में आया? 12 महीने का वो पीरियड, बता हमारा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये भी तो 12 महीना होता है, लेकिन वो कैलेंडर ईयर होता है। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। बताओ तुम कभी कैलेंडर खरीद के लाते हो तो आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कैलेंडर दिया रहता है, उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। लेकिन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फिनेंशियल ईयर जो बैंक यूज करता है, जो कंपनी यूज करता है, जो टैक्स में यूज होता है, वो होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। अप्रैल से ही क्यों होता है? क्योंकि उसका दिया गया रूल्स में, क्योंकि वो स्टार्ट हमेशा कर रहा है। उसका न्यू ईयर जो मनाया जाता है वो अप्रैल से ही मनाया जाता है। हम लोग का न्यू ईयर कब होता है? 1 जनवरी, है ना। जैसे ही 1 जनवरी नया साल होगा हम लोग न्यू ईयर मनाने लगते हैं ना। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और अगर अभी तक पता नहीं था तो अब टैक्स पढ़ने के बाद अब तो तुमको यही समझना पड़ेगा कि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट लोग का नया साल जो होता है वो 1 अप्रैल का होता है, 1 अप्रैल। इसीलिए तुम कभी भी देखना 1 अप्रैल और 31 मार्च, ईयर एंडिंग और ईयर ओपनिंग दोनों डेट में आपका बैंक क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, कभी भी खुला नहीं रहेगा। चाहे वो तुम्हारा मंडे हो, चाहे वो तुम्हारा वेडनेसडे हो, कोई भी दिन हो, आपका दिन उस दिन बंद रहेगा आपका अकाउंटिंग ईयर में। बोलो समझ में आया? ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में। क्लियर चीज? क्योंकि उसी दिन उन लोग का ईयर ओपनिंग होता है, ईयर क्लोजिंग होता है, तो उस दिन उन लोग का बहुत सारा काम होता है क्लाइंट लोग का, इसीलिए उन लोग अपना काम करते रहते हैं अंदर में। आया समझ में? तो उस दिन आपका बैंक जो होता है वो बंद होता है, बहुत सारा ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेस जो होता है वो बंद रहता है उस दिन। आए बात समझ में? हम यहाँ पे वो सब के बारे में नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे बस बताना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर होता क्या है। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो 12 महीने का होता है, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में जाके खत्म होता है, वो भी अगले साल। उसी साल में मार्च में कैसे खत्म होगा रे? अगले साल ना खत्म होगा। जैसे सर प्रीवियस ईयर बताइए तो कैसा हो सकता है? बताओ। अगर हम 1 अप्रैल, अप्रैल मतलब 4 ना, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट करते हैं तो बताना वो खत्म कब करेगा? 31 मार्च 2019 में खत्म करेगा। बोलो ना, एक साल यहां से यहां तक हो गया। अगर 1/4/2019 में अगर स्टार्ट होगा तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 में खत्म होगा। तो इस ईयर को बोलते हैं 2018-19, इसको बोलते हैं 2019-20, क्योंकि ये 18 और 19 दोनों साल को कंटेन करता है, ये 19 और 20 दोनों साल को कंटेन करता है। इसलिए ईयर लिखने का तरीका फाइनेंशियल ईयर में इस तरह का लिखा जाता है, 2 साल को जोड़ के लिखा जाता है, एक साल वहां पे नहीं आता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर कोई तुमसे पूछे कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, तो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2023-24। क्या चल रहा है? 2023-24 हमारा। याद रखना इस ईयर को, हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है? 2023-24, यानी 1/4/2023 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? 31/3/2024 तक चलेगा। ये हमारा इस साल के लिए है, इस साल के लिए है। अगर अगला साल
फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ने आएगा उन लोग को पढ़ाएंगे कौन सा साल पता है? 2024-25 पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? 2024-25 पढ़ाएंगे। उन लोग को बोलेंगे तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा है? 2024-25 है। एक साल आगे बढ़ जाएगा उन लोगों का। आया समझ में? लेकिन तुम लोग के लिए जो अभी प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 2023-24। जो पिछला साल में जो पढ़ के गया है उन लोग के लिए क्या था? 2022-23 था। कौन सा साल था? 2022-23 था। बोलो, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है पता चल गया। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा बचा हुआ है काम, लेकिन अभी यहां तक समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? 12 महीने का वो पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च पे। बोलो, बात समझ में आया? इन दिस ईयर एंड एसएससी बार बार बोलेंगे, और एसएससी का मतलब आपको यही समझना है, जो टैक्स का कैलकुलेशन करता है, जो इनकम अर्न करता है, जो इनकम कमाता है, जो टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करेगा, उसी को बोलते हैं एसएससी। आया समझ में? वो पर्सन ही होता है, कुछ और नहीं होता है। तो इन दिस ईयर द एनएसएससी अर्न्स इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। बहुत सारा सोर्स होता है हमारे पास इनकम अर्न करने का, वो सारा इनकम वहां से अर्न करते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे, क्या बताए थे? मेरे पास घर है, घर को भाड़ा पे लगा दिए, वहां से इनकम कमा रहे हैं, क्या वो सोर्स नहीं है? हमारे पास जूता चप्पल का बिजनेस कर रहे हैं, वहां से इनकम कमा रहे हैं। हम वहां पे ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, वहां से इनकम कमा रहे हैं। अरे बोलो ना, हमारे पास ज्वेलरी था बहुत सारा पड़ा हुआ पुराना, पिछले 10-15 साल पहले का, हम उसको बेच दिया, अच्छा खासा इनकम हो गया हमारे पास, उससे हमारा इनकम हो गया। अरे बोलो ना, आ रहा है समझ में? अगर मान लेते मेरे पास 2-4 लाख रुपया पड़ा हुआ था, किसी जरूरतमंद आदमी को हम इंटरेस्ट पे पैसा दे दिए, तो वहां से इंटरेस्ट हमको मिल रहा है हर महीना हर साल, तो क्या वो मेरा इनकम नहीं है? वो भी इनकम है। तो इनकम होने का बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा जुगाड़ है, बहुत सारा जरिया है। वही सारा जरिया को बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इनकम। इनकम आने का बहुत सारा सोर्सेस होता है, लेकिन सारा सोर्स का मिला जुला के 5 ही हेड होता है। कितना हेड होता है? 5 हेड। यानी सारा सोर्स जितना भी इनकम कमा लो, जहां का भी इनकम कमा लो, सारा सोर्स वो 5 ही हेड का हो सकता है। वो 5 हेड के अलावा कोई भी छठा हेड नहीं होता है। क्या क्या हेड होता है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जितना भी सोर्स से तुम इनकम कमाओगे, वो सारा इनकम कमाने का काम जो होता है वो कौन सा ईयर में होता है? प्रीवियस ईयर में होता है। कौन सा ईयर में? प्रीवियस ईयर। और हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। आया समझ में? इट इज ऑल्सो नोन एज फिनेंशियल ईयर और करंट ईयर। इसको 2 नाम से और जाना जाता है, फिनेंशियल ईयर या करंट ईयर। कभी कभी करंट ईयर बोल देगा, कभी कभी प्रीवियस ईयर बोल देगा। तो ये मत सोचना करंट ईयर मतलब अभी का ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का ईयर ना। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सेम होता है, फिनेंशियल ईयर भी सेम होता है। आई बात समझ में? हाँ या ना? कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट पढ़ते हैं। बोला हुआ है कि द फर्स्ट प्रीवियस ईयर मे बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। सर अभी तो बताए थे कि 12 महीना का वो पीरियड होता है, लेकिन कभी कभी वो 12 महीना से कम भी होता है। फर्स्ट वाला कौन सा? फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर होगा वो आपका 12 महीना से कम भी हो सकता है। सर इसका एक एग्जांपल पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे सुनना, बताओ, अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2020 से, तो बताओ हमारा 1 साल जो खत्म होगा, प्रीवियस ईयर जो खत्म होगा, वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। अरे बोलो ना। तो बताओ ये जो हमारा पीरियड है वो कितना महीना का है? पूरा 12 महीना का है कि नहीं है? बोलो ना। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जुलाई 2020 से अगर स्टार्ट किया गया है, तो बताओ खत्म जो करेंगे क्या 1 साल के बाद खत्म करेंगे? खत्म आपको हमेशा 31 मार्च में ही करना है, 31 मार्च में ही एंडिंग होगा आपका। स्टार्ट आप कभी भी कर सको। तो बताओ 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक अगर काउंट करेंगे तो 9 मंथ होता है। कितना मंथ होता है? 9 मंथ। तो बताओ फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो आपका हुआ, क्योंकि आप यहां पे स्टार्ट किए थे नया नया बिजनेस, वो कितने महीना का हुआ? 9 महीने का। 12 महीना से कम हुआ कि नहीं? लेकिन अगले साल का जो तुम्हारा होगा वो पूरा 12 महीना रहेगा, क्योंकि बताओ 31 मार्च 2021 के बाद आपका जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वो 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये जो प्रीवियस ईयर होगा वो पूरा 12 महीना का है कि नहीं है? आगे का भी प्रीवियस ईयर पूरा 12 महीना का रहेगा, आगे जितना भी रहेगा सारा का सारा 12 महीना का। लेकिन फर्स्ट वाला आपका 12 महीना भी हो सकता है, 12 महीना से कम भी हो सकता है। क्या 12 महीना से ज्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। 12 महीना से कभी भी ज्यादा आपका प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता है। बात समझ में आया?
बोलो ना रे, वेरी गुड। तो बोला फर्स्ट प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है, इट कैन नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन ये 12 महीना को एक्सीड नहीं कर सकता है। 13 महीना का 14 महीना का प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 12 महीना तक हो सकता है। लेस अगर करना चाहो तो 1 महीना का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। कितना महीना का? अगर हम 1 मार्च को स्टार्ट करते हैं और अगर 31 मार्च में बंद करना है तो 1 ही महीना ना हुआ। 1 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? 1 महीना। तो हमारा प्रीवियस ईयर 1 महीना का भी हो सकता है और अगले महीना से अगला साल से हमारा पूरा 12 महीना का होगा। हाँ या ना? क्या बोलो? 31 मार्च के पहले बंद नहीं कर सकते। क्लोजिंग डेट जो हमारा 31 मार्च है उसी टाइम में आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, नुकसान तो उसके लिए आपको अलग परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तभी आप बंद कर सकते हो, ऐसे बंद नहीं कर सकते। समझ में आया? लेकिन अगर बंद करोगे तो आपका ईयर वहां तक काउंट किया जाएगा, पूरा मार्च तक काउंट किया जाएगा। बोलो समझ में आया? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बोला वेयर एन एसएससी हैज एन एग्जिस्टिंग रेगुलर इनकम, जिसका एग्जिस्टिंग रेगुलर इनकम होगा। एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से चलता आ रहा है। अरे बोलो ना, जो पहले से चलता आ रहा है उसका इनकम तो पूरा, उसका तो प्रीवियस ईयर पूरा 12 महीना का होगा, जो पहले से चलता आ रहा है। तो बोला फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड ही अर्न्स इनकम फ्रॉम अ न्यू सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर नया सोर्स से अगर वो इनकम कमाना चाह रहा है या कमा रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो हिज प्रीवियस ईयर शैल कमेंस्ड। सुनना ध्यान से, अगर हमारा कुछ इनकम जो आ रहा है वो दूसरा सोर्स से आ रहा है जो पहले से चलता आ रहा है, और एक नया बिजनेस हम खोले हैं और वो नया बिजनेस अगर हम बीच में जाके कभी भी खोल दिए हैं, समझ में आया? तो किस तरह से प्रीवियस ईयर माना जाएगा? तो बोलता है जो पिछला वाला चलता जा रहा है तुम्हारा, उसका तो पूरा 12 महीना लिया जाएगा। अरे बोलो ना, जो पहले से चलता जा रहा है उसका तो पूरा 12 महीना तुम्हारे अप्रैल से लेकर के पूरा वहां तक होगा, मार्च तक। लेकिन जो तुम नया नया बिजनेस सेटअप किए हो, जब से तुम बिजनेस स्टार्ट किए हो वहां से 31 मार्च तक लिया जाएगा। अरे बोलो ना, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन अलग, इसका कैलकुलेशन अलग। अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अगर तुम मान लेते हैं कि एक कपड़ा का बिजनेस किए थे, क्लॉथ का बिजनेस किए थे, जो तुम 4 साल पहले स्टार्ट कर दिए थे इसका बिजनेस, तो बताओ अगर अभी का प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे तो अभी तो पूरा 1/4/2000 मान लेते हैं, अभी करंट ईयर हमारा चल रहा है क्या 23-24, तो 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 तक चलेगा तुम्हारा। लेकिन इस साल 2023 में तुम क्या किए पता है? 23-24 में क्या किए पता है? तुम एक क्लॉथ को छोड़ो, यहाँ पे शू का बिजनेस सोच देते हैं, जूता का बिजनेस तुम स्टार्ट कर दिए। किसका बिजनेस? जूता का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेदर का बोल सकते हैं, लेदर का बिजनेस स्टार्ट कर दिए हम। और वो हम कब किए पता है? 1/7/2023 से स्टार्ट किए। तो बताओ हमारा ईयर कब एंडिंग होगा? 31/3/2024। तो इसका तुम्हारा 12 महीना से कम ही रहेगा ना। तो बोलता है इसका तुम्हारा अलग कैलकुलेशन होगा, इसका तुम्हारा अलग कैलकुलेशन होगा। ये पूरा 12 महीना का कैलकुलेशन होगा और ये तुम्हारा 12 महीना से कम का कैलकुलेशन होगा। आया समझ में? तो वही बोला है फॉर द एग्जिस्टिंग इनकम, यानी जो पहले से चलता आ रहा है उसका 1 अप्रैल से लेकर के प्रीवियस ईयर तक चलेगा, मतलब 1 अप्रैल से उसका प्रीवियस ईयर चलेगा। अरे बोलो ना। लेकिन जो नया इनकम तुम कर रहे हो, मतलब जो शू का बिजनेस नया स्टार्ट कर दिए हो, उसका जब से तुम स्टार्ट करोगे, जब से तुम सेटअप करोगे वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। बताओ फ्रॉम द डेट व्हेन द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बताओ कब से तुम स्टार्ट कर रहे हो? 1 जुलाई से, तो तुम्हारा 1 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा इसका। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर तुम्हारा कोई पुराना बिजनेस चलता आ रहा है तो पुराना बिजनेस का तो पूरा 1 अप्रैल से लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस सेटअप किए हो तो नया बिजनेस जिस डेट में सेटअप किए हो वहां से 31 मार्च तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? आया बात यहां तक समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं असेसमेंट ईयर में। कौन सा ईयर में? असेसमेंट ईयर। पहला क्या पढ़े हम लोग? प्रीवियस ईयर। अब हमारा क्या है? असेसमेंट ईयर। अच्छा सुनो, प्रीवियस ईयर में क्या पढ़े? इनकम कमाने का बात। प्रीवियस ईयर में आप क्या करते हो? इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न किए हो उस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स पेमेंट करना है। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कहां से कहां तक है? 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक है कि नहीं है? तो बताओ आप तो यहां से यहां तक तो पूरा इनकम अर्न करने में ही रह गए, इनकम कमाने में ही रह गए। बहुत सारा आपका सोर्स था, वहां से आप इनकम कमा रहे थे। आपका 1/4/2024 से लेकर के जो स्टार्ट हो गया वो तो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है।
बोलो ना रे, ये जो आपका ईयर था वो क्या था 23-24, लेकिन जो 24 से जो स्टार्ट हो गया वो कौन सा स्टार्ट हो गया 24-25, हाँ या ना। तो बताओ क्या तुम एक दिन में पूरा इनकम का कैलकुलेशन कर पाओगे? ये पूरा साल भर में तुम कितना इनकम कमाए हो, कहां कहां से इनकम कमाए हो, कितना का डिस्काउंट मिला है, कितना का क्या हुआ है, क्या एक दिन में कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बोलता है आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको अगला साल देते हैं, पूरा नहीं दे देंगे, कुछ महीना तक आपको देंगे। आप उतने दिन में आप पिछले साल का इनकम को कैलकुलेट करो और उस पर कितना का टैक्स कैलकुलेशन होता है वो टैक्स को कैलकुलेट करके टैक्स आप पेमेंट करो। कौन से साल में? अगले साल में। तो जिस साल आप इनकम कमाए हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में उस प्रीवियस ईयर का आप टैक्स पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो बताओ आपसे अगर कोई पूछे कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आप क्या बताओगे? 2023-24। अगर आपसे कोई पूछे आपका असेसमेंट ईयर क्या है, आप क्या बोलोगे? 2024-25। जस्ट उस साल के बाद का जो ईयर आता है उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्रीवियस ईयर होता है पहले का, असेसमेंट ईयर होता है बाद का। हमारा प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है 2023-24, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2024-25। जो हमारा अभी असेसमेंट ईयर है वही अगले साल वालों के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अभी तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर है ना, क्या है प्रीवियस ईयर? 23-24। वो पिछला साल जो पढ़ाए थे उन लोग का असेसमेंट ईयर था। वो क्या था? पिछला साल वाले को जो पढ़ाए थे ना, पिछला साल वालों के लिए प्रीवियस ईयर था 22-23, असेसमेंट ईयर था 23-24, और वो उन लोग का असेसमेंट ईयर तुम लोग के लिए क्या बन गया है? प्रीवियस ईयर। तो बताओ तुम लोग का असेसमेंट ईयर अगले साल जो आने वाले हैं उन लोग के लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। यानी तुम लोग का असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है अभी 24-25, उन लोग का प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 24-25, और उन लोग का असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 25-26। आया समझ में? तो एक साल के बाद जो होता है वो असेसमेंट ईयर हो जाता है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस कितने का होता है? एक साल का होता है। कितने साल का? बोलो समझ में आया? अगर 23-24 चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर तो 24-25 होगा हमारा असेसमेंट ईयर। अगर हमारा, तो बताओ अगर हमारा 2019-20 का प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 2020-21। बोलो अगर 2022-23 का हमारा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021-22। अरे बोलो हाँ है ना? असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर बोल के देता है, कभी कभी असेसमेंट ईयर बोल के देता है। अगर प्रीवियस ईयर बोल के देगा तो असेसमेंट ईयर अगर आगे होगा, और असेसमेंट ईयर बोल के देता है तो प्रीवियस ईयर पीछे होगा। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं सर इसमें होता क्या क्या है। तो बोलता है असेसमेंट ईयर में इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वही 12 महीना का ये भी होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड करता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कोई फर्क तो रहा नहीं? बोलो ना, क्या कोई फर्क रहा? नहीं, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीना से कम हो सकता है, लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर 12 महीना से कम नहीं हो सकता है। बोलो ना, अगर हम लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो हमारा 9 महीना का, 7 महीना का, 6 महीना का प्रीवियस ईयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब से स्टार्ट करेंगे वहां से प्रीवियस ईयर काउंट किया जाएगा हमारा। लेकिन असेसमेंट ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर में ही आएगा हमारा, और वो पूरा साल भर का रहेगा। कितना महीना का? पूरा 12 महीना का रहेगा। बोलो हाँ या ना? सर इस साल में करते क्या है? तो बोला इन दिस ईयर एन एसएससी कंप्यूट्स एंड पेज टैक्स ऑन द इनकम अर्नड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द प्रीवियस ईयर। पिछला साल में जितना सोर्सेज से आप इनकम अर्न किए हो वो सारे इनकम पे आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? तो सुनना ध्यान से, हम लोग प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं? इनकम कमाते हैं, जहां जहां से कमाना हो कमा लो, लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स का पेमेंट जो करते हैं वो कहां पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में करते हैं, अगले साल में करते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो एक बात फिर से बताते हैं। बताओ अगर अभी 2023-24 में, अगर अभी 2023-24 में अगर हम टैक्स पे करेंगे तो किस साल के लिए करेंगे? पिछला साल वाला के लिए करेंगे, 2022-23 के लिए करेंगे। अरे बोलो ना, अगर 2023-24 में अगर टैक्स पे करेंगे तो कहां के लिए करेंगे? 2022-23 के लिए करेंगे, क्योंकि पिछला साल में जो हम लोग इनकम कमाए थे उसका टैक्स अभी जाके पेमेंट करेंगे। बोलो हाँ या ना? अगर हम 2024-25 में टैक्स पे करेंगे तो कहां के लिए करेंगे? 2023-24 के लिए।
अगर 2030 से 31 में जाके अगर पे करेंगे तो किसके लिए करेंगे? 2029-30 के लिए करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक एक साल पीछे वाले का इनकम जो अर्न किए हैं वहां का टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ में आया क्या होता है? प्रीवियस ईयर में एसएससी क्या करता है? इनकम अर्न करता है बहुत सारा सोर्सेस से, जहां जहां से उसका सोर्स बन सकता है, चाहे वो जूता चप्पल का बिजनेस करे, चाहे वो कपड़ा का बिजनेस करे, चाहे वो ज्वेलरी का बिजनेस करे, चाहे वो घर को गिरवी रख के मतलब घर को रेंट पे दे के वहां से इनकम कमाए, चाहे तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी को लोन दे के वहां से इंटरेस्ट कमाओ, चाहे तुम कहीं से लॉटरी लग जाए तुम्हारा वहां से इनकम कमाओ। अरे बोलो ना, इनकम कहीं से भी कमाओ, चाहे तुम भिखारी बन के कटोरा मांग मांग के तुम कटोरा भर भर के वहां से इनकम कमाओ, बस तुमको इनकम कमाना है। और वो इनकम कहां पे कमाएंगे? प्रीवियस ईयर में। लेकिन वो जो इनकम कमाए हो, बताओ जूता चप्पल से कितना इनकम हुआ है, कपड़ा से कितना का इनकम हुआ है, सब चीजों से कितना कितना का इनकम हुआ है, सारा इनकम का कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स पेमेंट सारा का सारा कहां पे किया जाता है? असेसमेंट ईयर में किया जाता है। बात समझ में आया? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है? बोलेंगे पर्सन मतलब इंसान होता है। अरे बोलो ना, पर्सन मतलब, लेकिन हर इंसान को एसएससी नहीं बोल सकते हम लोग, और हर एसएससी को हम लोग पर्सन बोल सकते हैं। हर एसएससी को पर्सन बोल सकते हैं क्या? ना रे, एसएससी मतलब होता है टैक्स पेयर, टैक्स का कैलकुलेशन करने वाला। क्या हर इंसान टैक्स कैलकुलेट करता है? क्या तुम अभी टैक्स कैलकुलेशन करते हो? क्या तुम इनकम कमाते हो जब तुमको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन तुम पर्सन हो कि नहीं है? बोलो। तो हर एसएससी को पर्सन नहीं बोल सकते, लेकिन हर पर्सन को एसएससी बोल सकते हैं। बोला है ना? तो सुनना ध्यान से। बोला द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंडिविजुअल, एकलौता आदमी। अगर हम अकेला इनकम अर्न कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट में HUF बोला जाता है, ये क्या होता है? डिटेल्स में पढ़ेंगे। कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको BOI यहां पे बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, BOI यहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। फिर लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये सारा 7 पॉइंट आपका पर्सन के हेड में आता है। मतलब पर्सन बोलने का मतलब सिर्फ, हेलो, पर्सन बोलने का मतलब सिर्फ हम लोग इंसान को ही पर्सन नहीं बोलते हैं, कंपनी को भी पर्सन बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी हम लोग पर्सन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सर हम लोग को ऊपर वाला बना के भेजा है। कौन लोग बना के भेजा है? ऊपर वाला हम लोग को बना के भेजा है। हम लोग नेचुरल पर्सन है। और कंपनी को, फर्म को कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है। आया समझ में? तो ये सब जो मतलब ऊपर वाला जिसको बना के भेजा है हम लोग को, हम लोग नेचुरल पर्सन। हम लोग जो चीज को बना के रखे हैं, सोसाइटी, कंपनी, फर्म, ये सब हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। आया समझ में? तो ये सबको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन वो भी तो पर्सन है। हाँ या ना? और जो इनकम कमाता है सब पर्सन कहलाता है। इंडिविजुअल अगर इनकम कमा रहा है तो वो भी पर्सन। क्या कंपनी इनकम नहीं कमाता है? कंपनी में इनकम नहीं होता है? क्या फर्म में नहीं होता है? क्या HUF में नहीं होता है? क्या AOP में नहीं होता है? हर जगह आपका इनकम होता है। और ये सारे लोगों को, सारे चीजों को क्या बोला जाता है? पर्सन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, पर्सन को डिफाइन करने बोलता है, डिफाइन पर्सन। और बस आप खाली इतना पॉइंट लिख दोगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? बस कुछ क्या एक्सप्लेन करना है, पर्सन को डिफाइन करो, 5 मार्क्स बस। और ये सारा पॉइंट खाली लिख दोगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। सबको क्या क्या अंदर में उतना लिखने का जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल क्या होता है, HUF क्या होता है, सबको लिखने जाओगे तब तो 5 मार्क्स का नहीं, वो तो 15-20 मार्क्स का बनेगा तुम्हारा। समझ में आया? आ रहा है बात समझ? बोलो क्लियर है चीज? चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल क्या होता है? सुनो ध्यान से। यहां पे बोलता है द वर्ड इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन। हेलो, द वर्ड इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन, जिसको ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं। अरे बोलो ना, नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल बोला जाता है। जैसे अच्छा, इंडिविजुअल इंक्लूड्स अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। लॉ पढ़े थे ना? लॉ में आपको पढ़ा होगा, पता होगा ना। माइनर किसको बोलते हैं? जिसका 18 साल नहीं हुआ है। बोलो ना, बच्चा लोग को। तो बच्चा लोग को भी यहाँ पे इंडिविजुअल बोलते हैं।
अनसाउंड माइंड को भी यहाँ पे इंडिविजुअल बोलते हैं। मतलब अगर वो लोग इनकम कमा रहा है तो क्या वो लोग टैक्स नहीं पे कर सकता है? वो लोग भी टैक्स पे करेगा। समझ में आया? मतलब वो लोग को भी इंडिविजुअल हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। क्या बच्चा है, बच्चा अगर केबीसी में गया है और वहां पे 7 करोड़ जीत गया तो क्या वो टैक्स नहीं पे करेगा? क्या बोलेंगे ये तो माइनर है, ये तो 15 साल का बच्चा, ये क्या टैक्स पे करेगा? ना, उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आया समझ में? वो माइनर है तो क्या वो भी इंडिविजुअल का गिनती में आ चुका है। समझ में आया? वो कहीं पे लॉटरी खेला, लॉटरी में वो 10 करोड़ रुपया जीत गया तो वहां से वो भी उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अनसाउंड माइंड, अगर वो कोई पागल हो गया है, दिवालिया निकल गया है तो क्या उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा? उसको भी करना पड़ जाएगा अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो। समझ में आए? जब वो साउंड माइंड रहता है तब। चलिए, दूसरा बात होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। सर इसको ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्वाइंट फैमिली। A Hindu undivided family on which Hindu law apply, जिस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? हिंदू लॉ अप्लाई होता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स lineally descendant from the common ancestor and includes their wives and unmarried daughters। सबको इंक्लूड करता है। एक कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब दादा परदादा होता है, उसका जितना भी डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब दादा पर मतलब मान लेते परदादा का बेटा कौन? दादा लोग, दादा का पापा अंकल लोग, उसके बाद कौन? अपना भाई बहन लोग, है ना। उसके बाद हम लोग का बेटा बेटी लोग, हम लोग का पोता पोती लोग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। और ये अगर ज्वाइंट मिल के अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ में आया? और इसमें इंक्लूड करता है वाइफ्स को भी इंक्लूड करता है, अनमैरिड डॉटर को इंक्लूड करता है। मैरिड डॉटर को नहीं, अनमैरिड। अगर शादीशुदा अगर बेटी हो गई तो वो अब हमारे घर की नहीं है, अब वो दूसरे घर की हो गई। समझ में आया? तो इसका मतलब अब उसका कैलकुलेशन वहां पे किया जाएगा, उसका घर में किया जाएगा। समझ में आ रहा है? हमारे घर में नहीं किया जाएगा। अनमैरिड है तो हमारे घर में किया जाएगा उसका। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स जैन एंड सिख फैमिलीज। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हिंदू को सिर्फ लिया जाता है, इसमें जैन को भी मतलब ईसाई को भी लिया जाता है और सिख को भी लिया जाता है, लेकिन खाली मुस्लिम्स को नहीं लिया जाता है। मुस्लिम का लॉ ये अप्लाई नहीं करता है। मतलब चार है ना, 4 धर्म है ना हमारा, क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पे मुस्लिम को छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई ये तीनों को यहाँ पे इंक्लूड करता है HUF में। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? ज्वाइंट फैमिली सीधा HUF बोलेंगे तो ज्वाइंट फैमिली। क्लियर चीज? इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान। मिस्टर एक्स हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये सारा हमारा इंडिविजुअल है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कंपनी। नाम तो सबको पता है, कंपनी का मतलब तो सबको पता है कि वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। एनी इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर कोई फॉरेन कंट्री के लॉ से भी इनकॉर्पोरेट करता है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग कंपनी मानते हैं और उसको भी यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म, क्या पढ़े इसके बारे में? सबको पता है। अरे बोलो ना। पर्सन हु एंटर्स इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, उसको इंडिविजुअली तो हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, लेकिन अगर वो सारा मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अरे बोलो ना। अगर A है, अगर B है, अगर C है तो बोलेंगे A को बोलेंगे अलग से कि वो पार्टनर है, B को अलग से बोलेंगे पार्टनर है, C को अलग से बोलेंगे पार्टनर है। लेकिन बताओ तीनों अगर मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप फर्म बन जाता है। बोलो है ना? बोलो ना रे। तो वही बोला है, अ फर्म इज दो नॉट हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी बट हैज सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन वो अलग माना जाता है किसके नजरों में? आइज मतलब नजर, किसके नजर में? इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के नजर में वो सेपरेट एंटिटी होता है, वो अलग होता है पार्टनर से। किससे अलग होता है? पार्टनर से। बोलो बात समझ में आया? पार्टनर अलग हो गया और पार्टनरशिप फर्म अलग हो गया। कोई तकलीफ? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP और BOI। पहले AOP के बारे में बात करते हैं। बोलता है AOP मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वेदर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म्स, ETC। देखो कभी कभी क्या होता है, 2-4 लोग अलग अलग लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर सारे के सारे इंडिविजुअल लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मतलब राम आया, मिस्टर A आया, मिस्टर X आया, मिस्टर B आया, अगर सारा पर्सन लोग आया है, इंडिविजुअल लोग आया है और वो लोग मिलके अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं उसको? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन जहां पे HUF आ रहा है,
कोई कंपनी आ रहा है, कोई इंडिविजुअल आ रहा है, और ये सारा लोग मिलकर अगर एक नया कंपनी, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, एओपी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे अगर बात करें मिस्टर एक्स, क्या बोले, मिस्टर एक्स और एक्स एंड, ये एक्स छोड़ो, वाई एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी, अगर ये दोनों मिलके अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस, तो बताओ मिस्टर एक्स तो इंडिविजुअल है, वाई एंड कंपनी तो कंपनी है, तो बताओ एक इंडिविजुअल और एक कंपनी जब दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और वहां से अगर इनकम अर्न हो रहा है तो वो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है, एओपी कहलाता है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड सारा इंडिविजुअल मिलकर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। बोलो बात समझ में आया? आइए यहां पर ध्यान से देख लीजिए, बोला है हु ज्वाइंस टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, कोई पर्पस के लिए वो लोग मिलते हैं, और एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैन नॉट टर्म एज एओपी, हर एक कॉम्बिनेशन को हम लोग एओपी नहीं बोल सकते। इट इज ओनली व्हेन दे एसोसिएट देमसेल्फ इन एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इनकम कमाना है तो उसके लिए मिले हैं। अरे हम लोग अगर मिले हैं और वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि वहां पे ज्वाइंट हुए हैं, बहुत लोग एक कंपनी को मिला लिए, अपने मिला लिए और मिल बैठ के वहां पे पीने खाने बैठ गए, चलो आज मिलकर चखना बनाएंगे और हम लोग वहां पे आराम से पिएंगे खाएंगे, क्या तुम इनकम कमाने के लिए मिले हो? बोलो, अगर तुम मिल गए बैठ गए और वहां से बोले हम लोग मतलब चलो आज हम लोग अड्डाबाजी करेंगे, तो उसको नहीं बोलते एओपी। एक झुंड बना लिए, ग्रुप बना लिए और उसको बोलेंगे कि हम लोग एओपी बना दिए ना। एओपी का मतलब होता है आप लोग झुंड तो बना रहे हो, ग्रुप तो बना रहे हो, लेकिन इनकम अर्न करने के पर्पस से है। आया समझ में? कि हर कॉम्बिनेशन को यहां पे हम लोग नहीं बोल सकते कि एओपी है। इट इज ओनली व्हेन, ये तभी हो सकता है जब आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के लिए आप झुंड बना रहे हो, अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो। आया समझ में? तभी वो हमारा एओपी बनता है। कोई तकलीफ? और बीओआई क्या होता है? तो बीओआई मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स ओनली, सिर्फ यहां पे इंडिविजुअल्स का ही यहां पे ग्रुप हो सकता है। आया समझ में? हु ज्वाइंस टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस वेदर और नॉट टू अर्न इनकम, यहां पे आप इनकम अर्न करने के लिए करो या ना अर्न करने के लिए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं। बताओ आपका क्या बोला? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या था? आप बहुत से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिलाए, कंपनी को मिला दिए, फर्म को मिला दिए, है ना, एचयूएफ को मिला दिए, इंडिविजुअल को मिला दिए, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिला के एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या नया कोई पर्पस के लिए आप अगर काम करते हो और वो भी इनकम अर्न करने के लिए, तो आप एओपी कहलाओगे। आ रहा है बात समझ में? लेकिन अगर सिर्फ इंडिविजुअल को मिला के अगर कोई ग्रुप बनाए हो, चाहे आप इनकम अर्न करो ना करो, अगर वो ग्रुप बना के कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो होता है बीओआई। क्या होता है वो? बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट आता है आपका लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होता है? तो बोला अ लोकल अथॉरिटी मीन्स अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी और पोर्ट कमिश्नर्स, पंचायत, कैंटनमेंट बोर्ड, अरे सीधा बात अपना केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। बताओ केएमसी क्या इनकम नहीं कमा रहा है? तो केएमसी अगर इनकम कमा रहा होगा तो उसको भी तो टैक्स पेमेंट करना पड़ा होगा। तो अपना जो वो रजिस्टर्ड किया होगा वो किस में रजिस्टर किया होगा? तो लोकल अथॉरिटी में रजिस्टर किया होगा। अगर मिस्टर एक्स अगर रजिस्टर करेगा तो इंडिविजुअल में रजिस्टर्ड होगा। आया समझ में? तो ये लोकल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हुआ है। बोलो समझ में आया? तो अगर कोई म्युनिसिपल पार्टी होता है, म्युनिसिपल कमिटी होता है, फंड होता है, या कहीं पे पंचायत होता है, सोसाइटी होता है, ये सब लोकल अथॉरिटी में आता है। आया बात समझ में? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब वो होता है अगर हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना, वो सब भी तो इनकम कमा रहा है, तो वो सबको बोलते हैं। जैसे हम लोग का डेटीज हो गया, आइडल्स हो गया, आइडल्स मूर्ति लोग, ठीक है, वो सबसे भी इनकम होता है। अरे बड़ा बड़ा मूर्ति बेचा जाता है, बहुत सारा पैसा आता है, वो सब। फिर यूनिवर्सिटी से पैसा आता है, बार काउंसिल से इनकम होता है। ये सारा इनकम जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का होता है। तो पर्सन का ही सारा डेफिनेशन था, पर्सन का ही सारा डेफिनेशन था। पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान, फिर एचयूएफ ग्रुप ऑफ अपना फैमिली, हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली, अरे बोलो ना। उसके बाद हम लोग क्या बात करें? कंपनी, कंपनी जब क्रिएट होता है तो वो भी पर्सन होता है। फर्म वो भी पर्सन होता है।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो भी पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी भी पर्सन होता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी पर्सन होता है। सारे 7 के 7 पॉइंट हमारा पर्सन के हेड में आते हैं, लेकिन सब पर्सन अलग अलग जैसा होता है, सबका काम अलग अलग होता है। अगर तुम इस तरीके का काम करते हो तो आप इसके अंडर आप पर्सन का नाम कहलाओगे। अगर आप मिस्टर एक्स हो तो आप इंडिविजुअल के रूप में पर्सन कहलाओगे। बोलो, अगर आप मिस्टर एक्स नहीं, आप एक कंपनी हो तो कंपनी के रूप में आप पर्सन कहलाओगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो सब पर्सन ही है लेकिन अलग अलग रूप में है। बोलो, समझ में आया? क्लियर है चीज? समझ में आया? अब एक छोटा सा बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो। बोला था डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे स्टेटस बताना है कि क्या क्या आपका है, किस तरह का सबका चीज। अरे अभी 7 पॉइंट पढ़े ना, तो सबको पढ़ के यहाँ पे बताना है कि क्या चीज है। वहाँ पे वैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, बट आपके पास ध्यान से देखना है। तुम्हारे में शायद नहीं लिखा होगा, तुम्हारे में ब्लैंक होगा ना, वहाँ पे आपको लिखते जाना है ये वाला चीज। बस ध्यान से देख लेना एक बार। बताओ, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बताओ, म्युनिसिपल वाला किस में बताए थे अभी? लोकल अथॉरिटी में। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी के अंदर आएगा इसका स्टेटस। बताओ, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, लिमिटेड किस में लगा रहता है? कंपनी में, तो ये कंपनी कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? उसी तरह से मिस्टर अमिताभ बच्चन, बताओ ये तो अकेला इंसान है क्या? इसके साथ कोई और भी आदमी जुड़ा हुआ है? अकेला, इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल। अच्छा, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड लग गया मतलब कंपनी है ये, तो ये कंपनी कहलाएगा। बोलो, बात समझ में आया? फिर देखो, अ ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश। समझ रहे हो? अरे राम, श्रीमती राम मतलब सीता, राम सीता और उसका बेटा कौन? लवकुश। बताओ, ये तो ज्वाइंट फैमिली हो गया ना? अरे हो गया ना? क्या बोला? राम है, राम की वाइफ, उसको तो ले सकता है कि नहीं? उसके अब डिसेंडिंग में उसका बेटा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सारे मिल के अगर कोई ज्वाइंट फैमिली बिजनेस करता है तो वो हमारा क्या होता है? HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, तो HUF हो गया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बताओ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब क्या होता है हमारा? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर ऑफ जेड, बताओ लीगल हेयर ऑफ जेड होता है एक्स और वाई। एक्स और वाई भी अलग अलग पर्सन है, जो जेड का लीगल हेयर है, तो बताओ ये क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। क्या बताए थे? जहां पे खाली पर्सन लोग मिलकर अगर कोई ग्रुप बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बोलो ना। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या बोलते हैं? AOP किसको बोलते हैं? जहां पे कंपनी भी मिला है, इंडिविजुअल मिला है, फर्म मिला है, वो लोग मिलकर काम कर रहा है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? अकेला इंसान को बोलते हैं। अरे बोलो ना। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मतलब वो इंडिविजुअल है, और पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो फर्म है। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरह से इन लोगों का नाम, स्टेटस दिया जाता है। बोलो, क्लियर है चीज? चलो इसको एक बार कॉपी कर लो, क्योंकि तुम लोग के पास शीट जो दिया गया है उसमें ये सारा नहीं लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बगल में ये सब चीज लिखते चले जाओ। एक बार लिख लो सब लोग। हो गया यहां तक? चलिए आगे। अब हम लोग को पढ़ना है हेड्स ऑफ इनकम। जो स्टार्टिंग में कुछ देर पहले हम बताए थे कि आप इनकम कहीं से भी कमा लो, लेकिन आपका सारा का सारा इनकम इसी 5 हेड के अंदर आएगा। यही 5 हेड के अंदर आने वाला है। क्या क्या हेड है आपका? सैलरी के हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, PGBP के हेड में, कैपिटल गेन के हेड में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 ही हेड आपके पास है। आप अगर जूता चप्पल का बिजनेस करते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हो, बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। अगर आप मान लेते आप टीचर हो, पढ़ाते हो, आपका प्रोफेशन है, आपका PGBP में आएगा। अगर आप लॉयर हो, वो भी आपका प्रोफेशन है। आप अगर इंजीनियर हो, आपका प्रोफेशन है, आपका सब इसी के अंदर आएगा। तो देख रहे हो, PGBP के अंदर बहुत सारा सोर्सेस हो सकता है, इनकम कमाने का जुगाड़, जरिया बहुत सारा हो सकता है, सोर्सेस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसका हेड क्या है? PGBP। अरे बोलो है ना? उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास मुंबई में घर खरीद के रखे हो, उसको रेंट पे लगा दियो, वहां से आपका इनकम आ रहा है। आपका कोलकाता में घर है, वहां पे रेंट पे लगा दियो, वहां से इनकम आ रहा है। हो सकता है कि नहीं? तो घर से भी आपका इनकम आ रहा है, सब आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सैलरी के बारे में अगर बात कर लेंगे तो बात बताते हैं, अगर तुम कहीं पे काम करते हो तो आपको अगर बेसिक सैलरी मिलता है तो बेसिक सैलरी आपका सैलरी के अंदर में, आपको बोनस मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, आपको पेंशन मिलता है। अरे मिलता है ना पेंशन, आपको ग्रेच्युटी मिलता है, आपको लीव सैलरी मिलता है। बहुत सारा आइटम्स होता है जो चीज हम लोग को मिलता है सर्विस के दौरान, तो वो सारा हमारा सैलरी के अंदर आता है। किसके अंदर? फिर हम एक एग्जांपल ये भी लिए थे,
कि अगर तुम्हारे पास ज्वेलरी पड़ा हुआ है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए का खरीदे थे, आज के डेट में उसका दाम 5 लाख रुपया हो गया है, तुम आज के डेट में उसको बेच दोगे तो 5 लाख रुपया मिलेगा, ये कैपिटल गेन्स में आएगा तुम्हारा। अगर कोई कैपिटल एसेट को बेचते हो तो ये सब कैपिटल गेन में आता है। और बोलता है जो चीज ये चारों हेड में नहीं आएगा वो सब 5वां हेड में आ जाएगा, अदर सोर्स में आ जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग सब आता है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग जितना भी आएगा तुम्हारे पास सब कैपिटल गेन में आता है। तो बोलता है सैलरी से रिलेटेड जितना भी आइटम्स होता है सैलरी के हेड में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी इनकम का बात होता है सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। जितना भी तरह का बिजनेस प्रोफेशन होगा, फर्म का होगा, सारा का सारा बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। जितना भी कैपिटल एसेट से रिलेटेड इनकम आएगा सब आपका कैपिटल गेन में आएगा। और ये 4 चीज को छोड़ के जितना भी अदर नेचर का इनकम होगा सब अदर सोर्स में आ जाएगा। और ये 5 हेड के अलावा कोई भी हेड आपका नहीं बनाया गया है यहाँ पे। बोलो बात समझ में आया? अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन आपको पता है कितना सारा है? अरे पता है ना, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन हो, धर्म कितना है? 4। धर्म कितना है? पूरा वर्ल्ड का अगर बात करोगे तो 4 ही धर्म का होगा। या तो वो हिंदू होगा, या तो वो मुस्लिम होगा, या तो वो सिख होगा, या तो वो जैन होगा, ईसाई होगा। बोलो है ना, यही 4 धर्म होगा। तो उसी तरह से आपके पास हेड बस यही 5 हेड है। और यही 5 हेड के अंदर चाहे तुम कहीं से भी इनकम कमा लो, यही 5 हेड के अंदर आएगा। ये 5 हेड को छोड़ के कहीं और पे नहीं जाएगा। समझ में आया? जिस तरह से 4 धर्म में आप कहीं से भी कोई भी इंसान को उठा के ले आओ, ये यही 4 धर्म में से कोई एक धर्म का होगा। उसी तरह से आप कहीं से भी कोई भी सोर्स का इनकम ले आओ, आपका यही 5 में से कोई एक सोर्स का हेड का होगा। तो सोर्सेस तो बहुत सारा होता है लेकिन हेड बस 5 होता है। आया समझ में? और जिसमें यही सारा 5 हेड मिला के आपका आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो बताए थे आपको सिलेबस में भी बताए थे कि सैलरी आपका 15 मार्क्स का है, हाउस प्रॉपर्टी आपका 15 मार्क्स का। ये सब हेड का अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ना है। पीजीबीपी पढ़ना है, कैपिटल गेन पढ़ना है, अदर सोर्स पढ़ना है, सब अलग अलग चैप्टर पढ़ना है तुमको। बात समझ में आ रहा है? हेड ऑफ इनकम पता चल गया। आगे पढ़ते हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट, हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम के बीच का डिफरेंसेस क्या होता है दोनों। तो बताओ, हेड अभी बताए ना, अरे हेड तो हमारे पास 5 ही है लेकिन सोर्सेस तो अनगिनत है, अनकाउंटेबल, बहुत सारा हो सकता है। क्या पॉपुलेशन को तुम गिन पाते हो? नहीं, लेकिन धर्म को तुम गिन पाते हो, 4 ही है। उसी तरह से हेड्स तुम्हारे पास 5 है लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं। कहां कहां से इनकम होगा पता नहीं तुम्हारे पास। बोलो ठीक है। तो देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, बट द एसएससी में जनरेट द इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारा सोर्सेस से इनकम जनरेट कर सकता है। बोलो हाँ या ना? और इन द सेम हेड ऑफ इनकम देयर में बी वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम। बताओ, एक ही हेड के अंदर बहुत सारा सोर्स नहीं होता है। अगर पीजीबीपी का नाम बताए, जो भी पीजीबीपी में बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सा तरह का बिजनेस होता है, बहुत सा तरह का प्रोफेशन होता है, उसके अंदर तुम इनकम कमा रहे हो। तो इनकम कमाने का सोर्सेस तो बहुत सारा है लेकिन सबका हेड सिर्फ एक ही है। क्या? पीजीबीपी। बस उसी तरह से 5 हेड टोटल है आपका। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आया? जैसे उसका एग्जाम्पल एक तो दिया हुआ है कि अगर आप इनकम देखो, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देयर मे बी 2 और मोर हाउस प्रॉपर्टीज। अरे 2 या 2 से ज्यादा हाउस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ईच हाउस प्रॉपर्टी शैल टर्म्ड एज सोर्स ऑफ इनकम। अगर मान लेते मुंबई का घर से हमारे पास इनकम आ रहा है, कलकत्ता के घर से इनकम आ रहा है, दिल्ली के घर से इनकम आ रहा है। बोलो, अगर हमारे पास लंदन में भी घर है, लंदन के घर से इनकम आ रहा है। इनकम आने का बहुत सारा घर से इनकम आ रहा है लेकिन सारा घर का इनकम तो एक ही हेड में आएगा। कौन सा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आया? तो वही बोला कि उसके लिए एक ही हेड बनाया गया है, चाहे तो इनकम कहीं से भी कमा लो। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और इस तरह से आपका पूरा खत्म होता है क्या? इंट्रोडक्शन अबाउट टैक्स। यानी टैक्स में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारा हम लोग बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग का चैप्टर्स स्टार्ट होना शुरू करेगा। क्लियर चीज? तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन ध्यान से एकदम घर में सही से पढ़ लोगे कि किस तरह का था। एक बार हम स्टार्टिंग से अगर बात कर दें क्या क्या पढ़े हैं तो देख लो एक बार फिर से। स्टार्टिंग से हम लोग क्या क्या पढ़े उसके बारे में अगर बात करेंगे तो क्या क्या पढ़े थे याद होगा आपको। सबसे पहले पढ़े हम लोग कि टैक्स क्या होता है, किस तरह से चार्ज किया जाता है। बोलो। फिर हम लोग क्या पढ़े? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका डिफरेंसेस के बारे में पढ़े थे। अरे बोलो ना। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर 12 महीना का होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होता है अगले साल। ये 12 महीना से कम पीरियड का भी हो सकता है अगर नया नया स्टैब्लिश किया गया नया कोई बिजनेस तो। हाँ या ना? प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है?
2023-24। असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25। ये मन में बैठा लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा टैक्स खत्म हो जाएगा। यहां का टैक्स और 5th सेमेस्टर का टैक्स दोनों में सेम चलेगा आपका। समझ में आया? कौन सा प्रीवियस ईयर? 23-24। कौन सा असेसमेंट ईयर? 24-25। क्लियर चीज? इस साल के लिए, मतलब आपके लिए यही वाला। लेकिन सर हम तो अगले हम एग्जाम दिए टैक्स में और सप्ली कर गए। क्या कर गए? नहीं करना। लेकिन अगर टैक्स में सप्ली कर गए तो फिर से अगला साल तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, और अगला साल तुम्हारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम क्या पढ़े थे? 23-24 और 24-25, लेकिन तुम ही एग्जाम दोगे। लेकिन अगला साल अगर एग्जाम दोगे तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 24-25। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 25-26 हो जाएगा। आया समझ में? तो अगर तुम्हारा साल बदलेगा तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी बदल जाएगा। आया समझ में? लेकिन अभी के लिए आप रेगुलर बेसिस पे जान के रखो खाली कि अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है और असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है। ये तुमको नहीं, प्रैक्टिकली मत सोचना एकदम। प्रैक्टिकली तुमको टैक्स में बहुत ऐसा चीज लगेगा, ना ये सब चीज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमको करना पड़ेगा वो चीज। आया सम प्रैक्टिकली तुमको लगेगा कि अभी मार्च खत्म हो जाएगा, 24 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो हम लोग का 24-25 हो जाएगा। तो 24-25 तो होगा, लेकिन असेसमेंट ईयर होगा और तुम कैलकुलेशन करोगे सब प्रीवियस ईयर वाला, यानी पिछले साल वाला। समझ में आया? इसलिए एक साल हम लोग को लगेगा कि एक साल आगे चल रहे हैं हम लोग, लगेगा, लेकिन हम लोग को जैसा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? यानी हम लोग को पढ़ना है 23-24 प्रीवियस ईयर और 24-25 असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से बहुत सारा चीज पढ़े। फिर हम लोग पढ़े पर्सन क्या होता है, पर्सन का सबके बारे में पढ़े, है ना। और फिर हम लोग हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़े। कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? घर में एक बार जाके रिवाइज करोगे, रिकैप करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ आपको टैक्स में भूलना नहीं है। और टैक्स एक ऐसा चीज़ है जो हम क्लास में हर बार पूछते रहेंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि आगे पढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रूल्स होता है, बहुत सारा रेगुलेशन होता है यहाँ पे। आया समझ में? बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर चीज़ को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर चीज़? बहुत सारा सेक्शन आपको यहाँ पे याद रखने का जरूरत पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम सेक्शन कितना है? 14। तो बहुत सारा सेक्शन होता है, याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जो आपको याद करने बोलेंगे, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। और हर सेक्शन में क्या क्या रूल बोलता है वो रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए हर क्लास टैक्स जब भी आप पढ़ने आओगे, लास्ट क्लास क्या पढ़ाया गया था घर में पढ़ लोगे पहले, उसके बाद क्लास में आओगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा पहले और उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाया जाएगा। क्लियर चीज? चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।